आज हम आपके साथ कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीपीएससी द्वारा आयोजित एडीओ परीक्षा में जिस तरह से डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसी तरीके से कुछ डेप्थ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट 72nd बीपीएससी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से सहायक होंगे। ठीक है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, और पहला है हकीम अजमल खां, दूसरा है मौलाना मोहम्मद अली, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद और चौथा है डॉक्टर एम.ए. अंसारी। और कह रहा है उपर्युक्त में से किन्हें मुस्लिम लीग का सदस्य रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त है। सवाल यह है कि इसमें से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य हैं। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसकी अध्यक्षता की? कांग्रेस के अध्यक्षता की। तो इसमें से देखेंगे अगर आप, तो हकीम जो अजमल खां हैं, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। उसी तरह से देखेंगे अगर आप, तो मौलाना मोहम्मद अली भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे, बने थे, लेकिन ये उस समय मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर एम.ए. अंसारी जो है, ये मुस्लिम लीग के सदस्य भी उस समय थे और कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। इस तरह से 1, 2, 4। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1, 2, 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो हमें विकल्प देखने पर भी ध्यान देना होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित कथन पर हम लोग विचार करते हैं, और इसका देखिए एक विकल्प आपको जो डी होगा, ये डी विकल्प नीचे करके दे दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डी विकल्प है 1 और 2। ठीक है, डी विकल्प क्या है? 1 और 2 है। तो हम लोग यहाँ पर एक डी विकल्प अलग से बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। डी विकल्प में क्या था? 1 और 2। इसी का एक बी विकल्प था 1 एंड 2 करके। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ सहयोग के सिद्धांत का प्रारूप तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रहा है। 1919 में कांग्रेस द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ सहयोग के सिद्धांत का प्रारूप तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ये 1919 का जो कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन है, उसकी बात हो रहा है, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है। तो कह रहा है कि उस समझौता के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है, क्या उस प्रारूप तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना गया? तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उस प्रारूप को तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। लखनऊ समझौता में यह प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी निर्णय उस समुदाय के प्रतिनिधियों के बहुमत की सहमति के बिना नहीं लिए जाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, उस समझौता में इस प्रावधान को रखा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के हित से संबंधित अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो वह निर्णय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों की बहुमत सहमति से लिया जाएगा। ये कथन बिल्कुल बिना नहीं लिए जाएंगे, मतलब सही है, ये बिल्कुल ही
सही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा कि सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के मध्य होने वाले इस समझौता का विरोध किया। तो ये जो है ये सही नहीं होगा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय तो विरोध किए थे लेकिन सरोजिनी नायडू ने विरोध नहीं किया, बल्कि सरोजिनी नायडू ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार लखनऊ में एक साझा संवैधानिक कार्यक्रम तैयार किया। साझा संवैधानिक कार्यक्रम तैयार किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार लखनऊ में। तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर 1916 में ही आया था लखनऊ समझौता के तहत, वहीं पर एक साझा संवैधानिक कार्यक्रम तैयार किया था। 4 सही है। इसमें से देखेंगे तो 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन 2 और 4 देखिए कहां पर है, तो सी है, केवल 2 और 4, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। ये कथन क्या लग रहा है, ये कथन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1907 में है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन जो है जो कि 1916 में हुआ है, यह जो है 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक प्लेटफॉर्म पर आया। और इस समय क्या होता है, 1907 में जो सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसके बाद फिर क्या होता है कि गरम दल और नरम दल एक साथ 1916 में फिर कांग्रेस के लखनऊ सेशन में एक साथ आ गए थे, और इस तरह यह एकता का पहला अधिवेशन है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा कि लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की रणनीति तैयार की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की रणनीति तैयार की गई। तो ब्रिटिश शासन समाप्त करने की नहीं, बल्कि स्वशासन की रणनीति तैयार किया गया था। ठीक है, किसका रणनीति, स्वशासन की, मतलब ब्रिटिश शासन के तहत ही हमें स्वशासन मिलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे कह रहा है तीसरा पॉइंट कि लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए फर्स्ट जो वाक्य है कि लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, बिल्कुल सही है, लेकिन जिसमें हिंदू और मुस्लिम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बाबू यहाँ पर जनता की भूमिका नहीं है। किसकी भूमिका है, उच्च वर्गीय है, जो उच्च वर्ग के जो शिक्षित लोग हैं, कौन लोग, शिक्षित नेता हैं, उनकी भूमिका है एक करने में। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। बिल्कुल सही है, जिस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो उसी समय क्या हुआ, क्योंकि जब वापस लिया गया था तो गांधी ने लीग के सदस्यों के साथ बातचीत नहीं किया था, और क्या करते हैं, ये वापस ले लेते हैं। इससे लीग के सदस्य नाराज हो गए थे। तो इस तरह से क्या होता है, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 4 अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन ऑप्शन होगा, 1 4 कहाँ है, ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा हमारा ये बोर्ड के कारण थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जैसे एक ऊपर है और सब नीचे आ गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध किया। तो देखिए ये जो ऑप्शन है एक सही है। 19वीं सदी में जो ईसाई प्रचारक हैं वो व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा था उसका विरोध किए थे, क्योंकि उनका मानना था यदि व्यवहारिक शिक्षा दिया जाएगा तो भारत के लोग मिशनरी गतिविधियों की तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसका विरोध किया गया था।
उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको और ऊपर कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि पहला संगठित ईसाई मिशनरी 1800 ईस्वी में, ठीक है 1800, देखिए याद रखिएगा कि आपका जो पहला ऑप्शन था वो क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, दूसरा कह रहा है पहला संगठित ईसाई मिशनरी 1800 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र से रामपुर बंगाल में विलियम कैरी द्वारा स्थापित किया गया। तो यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पहला संगठित ईसाई मिशनरी है वह 1800 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं बल्कि डेनिश नियंत्रण वाले क्षेत्र में, ये डेनिश का नियंत्रण वाला क्षेत्र था, यहाँ पर स्थापित किया जाता है विलियम कैरी के द्वारा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1813 के एक एक्ट आया था, आपको ध्यान होगा। इस 1813 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि भारत में ईसाई मिशनरियों आ सकते हैं, अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे पहले ब्रिटिश जो है भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन को प्रतिबंधित किया हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि ईसाई मिशनरी अगर हमारे देश में आएंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि जो भारतीय हैं उनमें इनके प्रति कुछ असंतोष उत्पन्न हो जाए, तो हमारा शासन चलाने में दिक्कत कर सकते हैं। तो इस कारण से यह हो सकता है ईसाई मिशनरियां यहाँ पर आकर धर्म परिवर्तन करवाएंगे, इससे भारतीयों को दिक्कत होगा, उनके धर्म में इंटरवीन करेंगे, इससे दिक्कत होगा। तो इस कारण से ईसाई मिशनरियों के आगमन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो 1800 में जो ईसाई मिशनरी जो अपना संगठन स्थापित कर रहा है वह कहाँ कर रहा है, श्रीरामपुर बंगाल में, और यह डेनिश नियंत्रण वाला इलाका है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीन कह रहा है यहाँ पर विलियम जोन्स हेनरी थॉमस कोलब्रुक भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो विलियम जोन्स हैं, जो थॉमस कोलब्रुक है, ये सब प्राच्यवादी हैं, जो भारत के प्राचीन संस्कृति को भारत एक प्राचीन गौरव के रूप में देखते हैं और इसके प्रति एक आदर भाव रख रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है जेम्स मिल अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने की वकालत की। तो ये गलत है। जेम्स मिल जो है भारतीय साहित्य को, भारतीय भाषा को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा है। वो जेम्स मिल जो है यूरोपीय भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। जेम्स मिल जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 देखिए कहाँ कहाँ है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, वह क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं हम लोग कि नीचे दो दिए गए कथन जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए क्या सब है, पढ़ लेते हैं पहले उसको। पहला कह रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, ये सही है। और जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव दिया गया था और वारेन हेस्टिंग को, तो वारेन हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, इस संस्था की अध्यक्षता जो है विलियम जोन्स ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल है, सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अब इसका देखिए क्या सा विकल्प दिया है। इसका विकल्प हम लोग देख लेते हैं क्या सा है। इसमें ये कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, जो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा
और इसमें अगर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देख लेते हैं कौन कौन सा कथन है। कथन को ही हम लोग देखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला है यहाँ पर कि एक प्राचीन शहर में एक आधुनिक विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य सूत्रधार एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय थे। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका मुख्य सूत्रधार कौन है? एनी बेसेंट है और मदन मोहन मालवीय थे। उसी तरह से अगर देखेंगे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे। तो दूसरा जो विकल्प है ये गलत है, क्योंकि बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा देखिएगा, इस समारोह में महात्मा गांधी आमंत्रित थे तथा उन्होंने अपने भाषण में लॉर्ड मैकाले की कुछ नीतियों की आलोचना की। ये स्टेटमेंट सही है। इस समारोह में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था और गांधी जब भाषण देना शुरू करते हैं तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है और जो ब्रिटिश संस्कृति है उसकी आलोचना करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया गया था और बहुत सारे लोगों ने भाषण दिया था, एनी बेसेंट के भाषण के बाद महात्मा गांधी का ही भाषण हुआ था। ठीक है। फिर देखिए 4 कह रहा है, इस समारोह में महात्मा गांधी ने बंगाल के क्रांतिकारियों की चर्चा की तो समारोह में उपस्थित राजे महाराजे असहज हो गए। ये सही है। जब महात्मा गांधी ने बंगाल की क्रांतिकारियों की बात करना शुरू कर दिए तो गांधी इस तरह से बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को लगा कि गांधी क्रांतिकारी की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, लेकिन गांधी एक्चुअली में वहां पर क्रांतिकारियों की आलोचना ही कर रहे थे कि क्रांतिकारियों को इस तरह से, और क्योंकि आपको पता है कि गांधी तो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं तो किसी भी हिंसक घटना या किसी भी हिंसक गतिविधियों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो गांधी वहां पर एक्चुअली में क्रांतिकारियों की आलोचना ही कर रहे थे। लेकिन कुछ राजा महाराजा उस बात को नहीं समझते हैं और कुछ राजे महाराजे वहां से असहज होकर जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय मंच पर आकर कहते हैं कि एक्चुअली में गांधी तो क्रांतिकारियों की आलोचना ही कर रहे थे, आप लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, तो 4 भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 1 3 4 देखिए ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी के मध्य पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की गई, जिसमें समाचार पत्र, मैगजीन, पुस्तकें प्रकाशित की जाती थी। ये ऑप्शन जो है गलत है। गलत इसलिए है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था, ये बात सही है, लेकिन इसमें समाचार पत्र, मैगजीन प्रकाशित नहीं होता था, केवल पुस्तकें प्रकाशित किया जाता था। क्या क्या होता था प्रकाशित? केवल पुस्तकें। इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विलियम बोर्ड्स ने 1766 में आधुनिक प्रेस की नींव रखा, जिसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार का मुखर आलोचक था। ऑप्शन 2 भी गलत है। क्यों गलत है? ये सही है कि विलियम बोर्ड्स के द्वारा 1766 में आधुनिक प्रेस की नींव रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया था। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तीसरा कह रहा है 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। ये ऑप्शन सही है। हम इसी द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को बंगाल गजट के भी नाम से जानते हैं। बंगाल गजट के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन तीसरा क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए भी गलत था, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 क्या है? सही है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुआ था। इस तरह से देखेंगे ऑप्शन
3 और 4 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से अपमान व याचना दिवस से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए क्या है, हम बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन है कि अपमान और याचना दिवस से कौन सा संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1919। इसमें से देखेंगे विकल्प ए सही होगा, 6 अप्रैल 1919। अब होता क्या है, 28 मार्च 1919 को महात्मा गांधी जो है मद्रास के तूतीकोरिन से क्या करते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं, देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन करना होगा। इसे ही अपमान व याचना दिवस नाम दिया गया, क्योंकि सत्याग्रह का आयोजन 6 अप्रैल को होने वाला था। तो 6 अप्रैल को दिन उन्होंने अपमान व याचना दिवस के रूप में संबोधित किया कि हमें 6 अप्रैल को क्या करना है, सत्याग्रह का आयोजन करना है। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाता है, जो 6 अप्रैल है इसे हम लोग अपमान और याचना दिवस के रूप में देखते हैं, जिसमें कहा गया था इस दिन हम लोग अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, जुलूस निकालेंगे, हड़तालें करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। स्वदेशी आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह है और सहयोग आंदोलन है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल में शुरू हुआ था, और बंगाल के बाहर भी देश के कुछ भागों में आंदोलन का प्रभाव था। उसी तरह से चंपारण सत्याग्रह देखेंगे तो बिहार के चंपारण क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा गया, और रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में इसका प्रभाव बड़े स्तर पर देखा गया है, और जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रभाव भी पूरे देश में देखा गया है। तो पहला अखिल भारतीय संघर्ष अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह क्या हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह क्या हो जाएगा, ये पहला क्या है, अखिल भारतीय सत्याग्रह है। इस तरह अगर आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद अगर देखेंगे तो रॉलेट सत्याग्रह जो है पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट बताएं आपको। इसका व्यापक विस्तार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी था, ये गलत है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रॉलेट सत्याग्रह का जो विस्तार है वह शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावशाली रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो ए सही है कथन, रीजन जो आर जो इसका जो है वह गलत है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है, तो ऐसे गलत हो गया, ए आर दोनों सत्य है, ए सत्य है आर असत्य है, तो ए सत्य है आर असत्य है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखने का प्रयास करें नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किस क्षेत्रों को इस्लामी संप्रभुता या खलीफा के नियंत्रण में बने रहने की मांग की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि खिलाफत आंदोलन को जो लीड करने वाले हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके द्वारा किस क्षेत्रों को इस्लामी संप्रभुता या खलीफा के नियंत्रण में बने रहने की मांग की गई है। अरब है, ईरान है, सीरिया है, मिस्र है, इराक है, फिलिस्तीन है, ओमान है, अफगानिस्तान है। विकल्प हम लोग देख लेते हैं, विकल्प में क्या सब दिया है। पहला विकल्प है 1 2 4 6 सही है, 3 4 7 8 सही है, केवल 1 3 5 6 7 6 सही है, केवल 2 5 6 8 सही है। इस तरह से देखेंगे तो 1 3 5 6 इसका सही हो जाएगा। कौन कौन सही हो जाएगा, 1 3 5 6, 1 3 5 और 6। ठीक है, इन क्षेत्रों को मांग किया गया था कि ये क्षेत्र जो है इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के नियंत्रण में बना रहे। अरब क्षेत्र, सीरिया का क्षेत्र, इराक का क्षेत्र और
फिलिस्तीन का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ संवैधानिक प्रतिरोध का व्यापक असर हुआ। ठीक है, आर कह रहा है कारण कि इस एक्ट के खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। देखिए जो ए है विकल्प, कथन ए जो है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ संवैधानिक प्रतिरोध का व्यापक असर हुआ, तो ये सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है कि जब रोलेट विधेयक जब दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल में रखा गया था, तो इस काउंसिल के जितने भी भारतीय सदस्य थे, सारे के सारे सदस्यों ने एक स्वर से उसका विरोध किया कि आप इस प्रकार की विधेयक को पारित नहीं कीजिए, इस प्रकार की एक्ट नहीं बनाइए जो देश के लोगों के बुनियादी अधिकारों को खत्म करता हो, जो देश के लोगों के बुनियादी अधिकार पर हमला करता हो, जो देश के लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता हो, जो देश के लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करता हो। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सत्ता ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी। बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश सरकार को, वायसराय को लिखा भी, यहाँ तक गांधी ने स्वयं लिखा वायसराय को कि आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए। गांधी 5 मार्च 1919 को वायसराय से दिल्ली जाकर मिले भी, लेकिन इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ जो संवैधानिक प्रतिरोध था उसका कोई असर नहीं हुआ। जब इसका असर नहीं हुआ तो गांधी ने 28 मार्च 1919 गांधी 28 मार्च 1919 मद्रास के तूतीकोरिन से लोगों, देश के लोगों से आह्वान किया कि हमें इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि हम आगामी 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले हैं, आप लोग आइए और सत्याग्रह में भाग लीजिए। ठीक है, तो इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही है, ए गलत है, आर सही है। अगर आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो ए गलत है, ए असत्य है, आर सत्य है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये तो गलत हो जाएगा। कथन ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत हो जाएगा। कथन ए सत्य है, आर असत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है सो समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है इसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 8 फरवरी 1919 को मोतीलाल नेहरू को पत्र लिखकर रोलेट विधेयक के खिलाफ और उनके वापस न लिए जाने की स्थिति में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रस्ताव दिया। तो ये जो एक नंबर जो है ऑप्शन, ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी 8 फरवरी 1919 को मोतीलाल नेहरू को नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय को पत्र लिखकर और रोलेट विधेयक के खिलाफ और उनके वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव देते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि रोलेट विधेयक को वापस लेने के लिए गांधी ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड से दिल्ली में मुलाकात की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। विकल्प 2 क्या है, सही है कि जब रोलेट बिल जब दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब रखा गया था तो गांधी ने क्या किया, वायसराय को पत्र लिखा कि आप इसे वापस ले लीजिए। लेकिन जब वायसराय ने कोई जवाब नहीं दिया तो गांधी ने 5 मार्च 1919 को दिल्ली जाकर लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिलते हैं कि आप इसे वापस लीजिए, हालांकि वापस नहीं लिया गया। ये क्या हो जाएगा, सही है। महात्मा गांधी ने रोलेट विधेयक के खिलाफ जन समर्थन हासिल करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी जिस समय रोलेट एक्ट के खिलाफ देश के लोगों को एकजुट कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे इसके खिलाफ, उस समय गांधी तिलक साहब के साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय तो तिलक साहब देश में थे ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक सितंबर 1918 में ही लंदन चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लंदन चले जाते हैं एक मुकदमा लड़ने के लिए। वो कौन सी मुकदमा है,
तो आपने नाम सुना होगा वैलेंटाइन सिरोल। एक ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने जो कि एक पुस्तक लिखा था इंडियन अनरेस्ट करके, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति, भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो इसी का मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए तिलक साहब कहाँ गए हुए थे? लंदन गए हुए थे। ये तो 3 गलत हो जाएगा। 4 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत के पश्चिमी तट से देश के लोगों से रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किया। ये क्या है? इसको अगर आप लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत के पश्चिमी तट से देश के लोगों से रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत क्यों हो जाएगा? ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी जो है, जो रॉलेट सत्याग्रह के लिए जो देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, वो पश्चिमी तट से नहीं बल्कि पूर्वी तट से कर रहे हैं, मद्रास के तूतीकोरिन से। अभी आपको बताए थे हम। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे विकल्प। ऑप्शन 4 और 2 मतलब कि 2 और 4 सही है। 2 ऑप्शन सही है, 2 और 4। सॉरी, 4 तो सही नहीं होगा, 4 तो 4 गलत है। 4 क्या हो जाएगा? गलत है। ऑप्शन सिर्फ 2 सही है। ऑप्शन क्या है? सिर्फ 2 सही है। इसको देखते हैं इसमें क्या सब दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन जो है ना, वो इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज है कि ऑप्शन जो है ये ठीक से लिखा नहीं गया है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये एक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये को हटा दीजिए। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए एक ऑप्शन लास्ट में दिया है, डी है, जो 1 और 4 है। हम लोग यहीं पर लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। अब हम लोग को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और एक विकल्प हम लोग डी लिख लेते हैं। डी में क्या दिया है? 1 और 4। तो आइए इसको हम भी देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि फरवरी 1919 में साबरमती आश्रम में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। फरवरी 1919 में साबरमती आश्रम में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा का स्थापना की गई। तो ये क्या है? ये बिल्कुल ही सही है। 24 फरवरी को सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था 1919 को। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। होम रूल लीग की नेता एनी बेसेंट इस सत्याग्रह का समर्थन किया। ये गलत है दोस्त, गलत है, क्योंकि जो होम रूल लीग के जो नेता हैं एनी बेसेंट इस सत्याग्रह का समर्थन नहीं किए थे। उन्होंने विरोध ही किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो सत्याग्रह है ये एक व्यापक रूप ले लेगा। और जो मॉन्टेग्यू जो घोषणा आया था उसके बाद से उनका जो ब्रिटिश के साथ सहमतिपूर्ण रवैया हो गया था, इस कारण से भी विरोध किया था उन्होंने। फिर आगे क्या होता है? यह आंदोलन शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली रहा। ये गलत है। ये शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली रहा है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है कि रॉलेट एक्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया। बिल्कुल सही है कि रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि इस एक्ट में ना कोई अपील होगा, ना कोई दलील होगा और ना कोई वकील होगा। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार था कि आपने अगर अरेस्ट किया है तो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, तो ये सब इसमें कोई विकल्प ही नहीं था। तो इसका मतलब 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं, कहीं से देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। ये सही है कि जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ और इस रॉलेट सत्याग्रह में जिस तरह से लोगों की भागीदारी को देखा गया, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, गांधी को लगा कि अब जो है ये सत्याग्रह सफल हो जाएगा। हालांकि बाद में सत्याग्रह सफल नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ
कि जब लोगों को पता लगा कि इस सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश के द्वारा कितना भीषण भीषण मतलब कि हिंसा किया गया है और किस तरह से लोगों को परेशान किया गया है, लोगों के ऊपर हमला किया गया है और कितने लोगों की हत्या हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर देते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधार का इंतजार कर रही थी उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉयट कानून दिया गया। दो बिल्कुल ही सही है और एक भी सही है कि जिस समय अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोग क्या किया, ब्रिटिश का सहयोग किया। भारत के लोगों को उम्मीद था कि ब्रिटिश क्या करेगी, कुछ संवैधानिक सुधार करेगी, कुछ हमें इनाम देगी, लेकिन क्या मिला, रॉयट एक्ट मिल गया। तीसरा है कि गांधी का कांग्रेस पर नियंत्रण था, इसलिए गांधी ने रॉयट सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। ये सही नहीं है, गांधी का कांग्रेस का नियंत्रण नहीं है, इसलिए गांधी तो स्वराज, इसलिए गांधी तो क्या कहते हैं, एक सभा बनाया गया था सत्याग्रह सभा, इसलिए गांधी क्या करते हैं, सत्याग्रह सभा बनाते हैं। क्योंकि गांधी का भी कांग्रेस पर नियंत्रण नहीं है और उस सत्याग्रह सभा में जो होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको शामिल किया जाता है और उनके माध्यम से क्या होता है, इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 जो है ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखिएगा, जनता अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं था और गांधी ने जनता को सत्याग्रह का हथियार थमाकर भारी गलती की, ये बिल्कुल ही सही है। अब जनता जो है अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं था और गांधी उसे क्या किया कि सत्याग्रह करने के लिए आगे कर दिया कि सत्याग्रह कीजिए, और फिर आगे क्या हुआ, जनता हिंसा करने लगी, इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ। इस तरह से अगर आप देखिएगा कि ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम लोग नीचे देखेंगे कथन क्या सब है। गांधी के नेतृत्व में रॉयट सत्याग्रह रॉयट कानून के खिलाफ था, जबकि गांधी ने इस दौरान स्वयं के खिलाफ भी सत्याग्रह किया था। ये बिल्कुल सही है, रॉयट सत्याग्रह रॉयट कानून के खिलाफ था, लेकिन गांधी ने स्वयं के खिलाफ भी सत्याग्रह किया। ये क्या है, सो समझिए। होता क्या है, 14 अप्रैल के दिन जब 13 अप्रैल को क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इससे पहले जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गांधी के गिरफ्तारी के कारण देश के लोगों ने जो गांधी के गिरफ्तारी होने के कारण जो हिंसक जो संघर्ष करना शुरू किया ब्रिटिश के साथ, तो इन सारे कारणों से गांधी बहुत परेशान हुए और गांधी ने 14 अप्रैल को एक सभा का आयोजन किया और गांधी ने कहा कि हमारी गिरफ्तारी पर आप लोगों ने जिस प्रकार से हिंसक गतिविधियां की है, आगजनी की है, लूटपाट की है, ब्रिटिश को मारा पीटा है, ब्रिटिश महिलाएं के ऊपर हमला किया है, ये सब ठीक नहीं है। यदि आप लोग शांति प्रिय ढंग से अगर आप आंदोलन करते, सत्याग्रह करते, तो शायद रॉयट कानून वापस हो जाता, लेकिन अब तो वापस अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार की जो घटनाएं की है, गतिविधियां की है, इसके लिए हमें स्वयं के खिलाफ भी सत्याग्रह करना पड़ेगा। और गांधी 14 अप्रैल को 72 घंटे के लिए उपवास रखते हैं और उस सभा में लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग भी कम से कम 24 घंटे का उपवास रखें। ये हो गया ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, ये सही है। ये तो गांधी के नेतृत्व में जिस समय देश में रॉयट सत्याग्रह हो रहा था, ठीक उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना की तैयारी में जुटे हुए थे। ये बिल्कुल सही है, इसी को हम लोग विश्व भारती के नाम से जानते हैं। जो 1901 में शांति निकेतन स्थापित हुआ था विद्यालय के रूप में, संस्थान के रूप में, वही 1921 में क्या बन जाएगा, एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 1919 में जब गांधी रॉयट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना की तैयारी कर रहे थे। दो भी सही है। तीसरा देखिएगा, गांधी जी ने इस सत्याग्रह के बारे में कहा कि मुझसे हिमालय जैसे भूल हो गई। बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट। ये 19 अप्रैल की बात है जब गांधी क्या होते हैं, कहीं कहीं 18 भी लिखा रहता है, 18 या 19 अप्रैल की बात है जब गांधी और सहयोग जब रॉयट सत्याग्रह को वापस लेते हैं तो गांधी कहते हैं कि जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसक घटनाएं हुई, मुझे उम्मीद नहीं था। हम तो सत्याग्रह कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, ये हिमालय जैसी भूल है, मतलब एक बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे कि हमने इस प्रकार का सत्याग्रह करना शुरू किया।
और अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित जनता को हमने क्या कर दिया, उसके हाथों में हमने सत्याग्रह का हथियार थमा दिया। 4 है, ये क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने रूलेट एक्ट के खिलाफ प्रतिक्रिया दी, जबकि रूलेट विधेयक के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो 4 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी रूलेट विधेयक के खिलाफ भी प्रतिक्रिया दी थी। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि 1, 2, 3 कहां पर है, तो 1, 2, 3 अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आपने देखा जो क्वेश्चन थे, ये हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाए थे जैसे कि पिछले एग्जाम में बीपीएससी एडीओ में डेप्थ करके क्वेश्चन को तैयार किया गया था, उसी आधार पर हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, यदि आपको ठीक लगेगा हमें कमेंट में बताइएगा, इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।